हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपने नॉलेज को बढ़ा भी रहे होंगे। तो मैंने जैसा कमिटमेंट किया था, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने सिंगेज का जी एडवांस के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर। और इसमें हम लोग कैलकुलस को सॉल्व कर रहे हैं और कैलकुलस में हम लोगों ने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया था जिसका नाम है फंक्शन पर ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बना दिया है। आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और एकदम रिलैक्स होके चिल्ड होके आराम से चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। उतना कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। क्यों? क्योंकि जितना कुछ भी मैं बना रहा हूँ उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और याद रखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर डालूंगा फंक्शन का, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लग जाए। अगर से हम डेली बेसिस पर 10-10 क्वेश्चन भी डालते हैं तो जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन से हमारा पूरा का पूरा सिंगेज का जितना भी पार्ट होगा, सारे सिलेबस लगभग 5 से 6 महीने में कवर हो जाएंगे। तो अगर से आप लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे है और मैं पिछले 8 सालों से जेई वालों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और माँ सरस्वती की कृपा है कि जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। ठीक है, तो आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हुए। तो आज हम लोगों को करना है बेटा, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस फंक्शन हम लोग ले रहे हैं सिंगेज, और ये लेक्चर 3 है। और मैं आपका पीके बाबा, मैथ एक्सपर्ट, और पिछले 8 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की और अपने नए धुन की। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। कहता है कि द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to fractional part of to the power fractional part of x plus greatest integer to the power greatest integer x is। हमें इस वाले फंक्शन का डोमेन बताना है। तो बच्चा पार्टी, एक बात आप लोग हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि डोमेन का मतलब होता है कि उसका इनपुट फिक्स होना चाहिए। उसका इनपुट क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। और साथ ही साथ उसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। अगर से आपने ऐसा इनपुट और आउटपुट निकाल लिया, एक ऐसा वैल्यू निकाल लिया जिस पर फंक्शन का इनपुट और आउटपुट दोनों फिक्स है, तो जो वैल्यू के लिए वो उसका इनपुट फिक्स होगा उसको हम लोग कहेंगे डोमेन, और उस वैल्यू पर जो आउटपुट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो हमें इनपुट फिक्स करना है। तो एक बात सोचिए कि अगर से हम 0/0 की फॉर्म की बात करें तो बेटा यह एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। यह एक कैसा फॉर्म होता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जहां पर भी हमें एक्सपोनेंशियल दिखे तो हमारा कोशिश हो कि वो 0/0 का फॉर्म ना बनाए। और साथ ही साथ मैंने एक बात और बोला था। क्या बोला था बेटा? मैंने ये बोला था क्योंकि 0/0 का फॉर्म बनाएगा तो ये फिक्स नहीं होगा। साथ ही साथ मैंने एक बात और बोला था कि जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन हो तो सभी फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालिए और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? f of x is equal to fractional part of x to the power fractional part of x plus greatest integer x to the power ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, मैंने कहा था कि 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो बेटा जब 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए तो अगर से मैं फ्रैक्शनल के बारे में बात करूँ तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है बेटा, वह हमेशा इंटीग्रल वैल्यू के लिए
इंटीग्रल वैल्यू के लिए जीरो रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? जीरो। तो सोचिए, अगर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटीग्रल वैल्यू के लिए जीरो रिटर्न करता है, यानी कि अगर से मैं इस वाले फंक्शन में जीरो इनपुट डालूं, तो सॉरी इंटीजर इनपुट डालूं, तो बेटा इसका बेस भी जीरो होगा और पावर भी जीरो होगा। और जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों जीरो होगा तो ये अनफिक्स्ड हो जाएगा। और अनफिक्स्ड का मतलब मैंने क्या बोला था? अनफिक्स्ड का मतलब मैंने बोला था कि जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड ना हो, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में हम सारा नंबर ले सकते हैं बेटा। वी कैन टेक ऑल रियल नंबर, लेकिन हम इंटीजर्स नहीं ले सकते। क्योंकि इंटीजर्स पॉइंट पर ये अनफिक्स हो जाता है और फिर अपने वैल्यू को प्रॉपर रिटर्न नहीं करता, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू ये रिटर्न करेगा ही नहीं करेगा, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकेंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड इन दैट सेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर x टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात पता है बेटा कि अगर से x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर से x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वह ऑलवेज 0 रिटर्न करेगा। अब जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब ऑलवेज 0 रिटर्न करेगा बेटा, तो यहाँ पर भी देखिए फॉर्म क्या बनेगा, 0 टू द पावर 0। और यह एक बार फिर क्या हो गया? अनफिक्स्ड। एक बार फिर क्या हो गया? अनफिक्स्ड। और अनफिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि भैया आप कुछ भी डालो ये फाइनाइट वैल्यू रिटर्न करेगा ही नहीं। तो जब फाइनाइट वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर हम 0 से 1 की वैल्यू नहीं ले सकते। 0 से 1 की वैल्यू नहीं ले सकते, बाकी सारी वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। वी कैन नेवर टेक 0 to 1 बट वी कैन टेक एक्सेप्ट ईच एंड एवरी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पर अगर से हम दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालें तो यह आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1। ये बात हो गया। अब सॉरी, यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट होगा, फिर उसके बाद क्या हो गया? अब यहाँ पर एक बात और समझ में आ गया कि सर जी ऑल रियल नंबर 0 से 1 तो लेना है, नहीं लेना है, लेकिन अब हमें दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन हो तो हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो जब हमें दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा तो बेटा कैसे कॉमन लेंगे? ऑल रियल नंबर का मतलब होता है हमें पूरी नंबर लाइन लेनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन साथ ही साथ क्या कह रहा है कि आप 0 से लेकर 1 तक, है ना, 0 पर मैंने क्लोज कर दिया और 1 पर मैंने ओपन कर दिया। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, साथ ही साथ इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेनी है। मतलब इंटीग्रल वैल्यू मतलब नहीं लेनी है, मतलब -1, -2, -3, इन सारे वैल्यूज़ को हमें ड्रॉप करना है। 2, 3, इन सारे वैल्यूज़ को हमें क्या करना है? ड्रॉप करना है। 0 को भी ड्रॉप करना है, 1 को भी ड्रॉप करना है। तो बेटा आपने क्या देखा? इसका मतलब ये हो गया कि हमें पूरा का पूरा रियल नंबर चाहिए, यानी कि फाइनल अगर से हम लोग डोमेन की बात करें तो क्या होगा? फाइनल डोमेन की अगर से हम लोग बात करें तो डोमेन बिलोंग्स टू आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1, दोनों पर ओपन कर दें, 0 to 1 यूनियन इंटीजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स को भी हमें ड्रॉप करना है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो बेटा मैंने 0 पर ओपन क्यों किया? क्योंकि इंटीजर्स में 0 ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा और एक ही चीज़ को 2 बार लिखना न्यायोचित नहीं है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1 यूनियन इंटीजर्स। और यहाँ से आंसर क्या मिलेगा? यहाँ से आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से जो हमारा सी ऑप्शन होगा बेटा, दैट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली क्या है? करेक्ट। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी आप डोमेन निकाल रहे हो ना, तो सिर्फ ये देखो कि जो इनपुट है वो फाइनाइट बने। जिस भी कंडीशन के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा या फंक्शन फाइनाइट बनाएगा, उन सभी इनपुट को आपको एक्सेप्ट करना है। जहां पर इनडिटर्मिनेंट बने, इनफाइनाइट बने, उन सभी वैल्यूज को आपको रिजेक्ट करना है। और एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन से ही हमारा डोमेन कैलकुलेट होता है। तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द log mod x इज इक्वल टू 2 mod x
बेस ऑफ लॉग इज 0.5, है ना। इसका मतलब क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन क्या दिया है, लॉग मॉड एक्स बेस 0.5 इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि सर जी नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए। तो बेटा नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो कर्व जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये कट किया एक पॉइंट पर तो एक नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया। अगर से यहीं पर हम ग्राफ को थोड़ा सा इंप्रूव करें तो यहाँ पर इसने 2 पॉइंट पर कट किया है तो 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अगर से हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो एक बार हमें लेफ्ट वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा और एक बार हमें राइट वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बेटा जब एक बार हमें लेफ्ट वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा तो क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ के बारे में बात करें। तो यदि हम लोग बच्चा पार्टी लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ में क्या है, लॉग मॉड एक्स बेस 0.5। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इनपुट पे मॉड लगा है, तो इनपुट पे अगर से मॉड लगा हो, किसी भी फंक्शन के इनपुट पे मॉड लगा हो तो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल ग्राफ बना लेते हैं। ओरिजिनल ग्राफ मतलब log x बेस 0.5 का ग्राफ बना लें। तो अच्छा बेस 1 से छोटा है, तो जब बेस 1 से छोटा है और यहाँ पर यदि हम ग्राफ की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये आ जाएगा हमारा x डैश एक्सिस और ये हमारा क्या हो जाएगा y डैश एक्सिस। बेस 1 से छोटा है तो जो फंक्शन होगा उसका नेचर कैसा होगा, डिक्रीजिंग नेचर होगा। तो लॉग का ग्राफ कुछ ये बनेगा और यह जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट विल बी 1,0। सही है। तो ये तो बन गया हमारे पास किसका ग्राफ, लॉग x बेस 0.5। लेकिन बेटा हमें इनपुट पे मॉड लगा है, तो जब भी इनपुट पे मॉड लगा हो तो y एक्सिस के राइट वाले ग्राफ को ड्रॉप कर देते हैं, वैसे भी राइट में कुछ भी नहीं है, और सॉरी y एक्सिस की लेफ्ट वाले ग्राफ को ड्रॉप कर देते हैं, वैसे भी लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, और जो राइट वाला ग्राफ है ना उसको 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। कितना रोटेट कर देते हैं, 180 डिग्री। तो बच्चा पार्टी जब हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखिए फाइनल ग्राफ हमारा क्या आएगा, फाइनल ग्राफ हमारा आ जाएगा, यह है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x डैश एक्सिस और ये हमारा है y डैश एक्सिस। तो ग्राफ क्या आएगा, ये वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, है ना। दिस पॉइंट इज 1,0 और इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और यह पॉइंट क्या हो गया, इमेज हो गया ना, तो -1,0 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना लिया, अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, राइट हैंड साइड का ग्राफ, मतलब 2 मॉड एक्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप भी सेल्फ से बना सकते हो। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो बेटा जब हमने फाइनली ग्राफ बनाया तो हमने देखा कि दोनों ग्राफ जो हैं वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भी 2 ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। तो चूंकि यह 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, तो देयर आर 2 सॉल्यूशन। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो आपका बी ऑप्शन है वो 100% क्या है, सही है। तो बच्चा पार्टी कहने का सेंस ये है कि आप अगर से एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने बेसिक्स को क्लियर रखो। यदि आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी होने वाली नहीं है। तो ठीक है, चलिए तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 24। द पीरियड ऑफ द फंक्शन मॉड साइन क्यूब एक्स बाई 2 प्लस मॉड कॉस टू द पावर 5 x बाई 5। तो बच्चा पार्टी पहले तो आपको 2 पीरियड याद होना चाहिए। पहला पीरियड होना चाहिए मॉड साइन एक्स का, मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, ठीक है। और दूसरा पीरियड आपको याद होना चाहिए मॉड कॉस एक्स का, मॉड कॉस एक्स का पीरियड होता है भी पाई ही होता है, ठीक है। तो मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई होता है, पहली चीज़। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि अगर से किसी भी फंक्शन में मैंने लीनियर इनपुट डाला है और यदि उस फंक्शन का पीरियड t है
पूरे फंक्शन का पीरियड t है और लीनियर इनपुट ax प्लस b हो गया, तो जो x का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो, उस नए फंक्शन का पीरियड मिल जाएगा। यानी कि यदि f ऑफ x का पीरियड t है और हमें f ऑफ ax प्लस b का निकालना है तो ये हो जाएगा t बाई मॉड a। बस इतनी ही कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉड साइन क्यूब x बाई 2 का, है ना, यहाँ पे 2 है, x बाई 2 का। तो देखो बेटा क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर 1/2 है और साइन का पीरियड क्या था, पाई। तो यहाँ पर अगर से मैं मॉड साइन क्यूब x बाई 2 का पीरियड निकालूं तो यह जाएगा पाई डिवाइडेड बाई x का जो लीडिंग कोफिशिएंट उसका रेशियो दैट इज 1/2। और आप यहाँ से सोच सकते हो कि यदि इंटीजर डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन हो, यानी कि न्यूमरेटर में सिर्फ एक टर्म हो डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन हो, तो डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से पीरियड आ जाएगा 2 पाई। तो बेटा मॉड साइन क्यूब x बाई 2 का पीरियड क्या आ गया, 2 पाई। उसी तरीके से सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करें मॉड cos टू द पावर 5 x बाई 5, सही है। इसकी यदि हम लोग बात करें तो बेटा अब क्या होगा, यहाँ पर भी तो पीरियड है पाई ही, कॉस का पीरियड क्या था, पाई ही था, डिवाइडेड बाई x बाई 5 मतलब 1/5। और अगेन क्या होगा, अगेन क्या होगा, यदि आपका न्यूमरेटर में एक टर्म और डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 पाई। अब बेटा जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन एक साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ कंबाइंड हो और उनकी कंबाइंड का पीरियड हमें निकालना हो तो उनकी इंडिविजुअल के पीरियड का हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमें पीरियड ऑफ द फंक्शन निकालना है, पीरियड ऑफ द फंक्शन निकालना है, पीरियड ऑफ द फंक्शन निकालना है तो बेटा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका किसका, 2 पाई और 5 पाई का, सही है। और 2 पाई और 5 पाई का जो एलसीएम होता है बेटा वो होता है 10 पाई। 2 पाई और 5 पाई का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 10 पाई। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन मॉड साइन क्यूब x बाई 2 प्लस मॉड कॉस टू द पावर 5 x बाई 5 इज, तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 10 पाई। कितना पाई हो गया, 10 पाई। तो बच्चा पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे छोटे प्रॉपर्टीज और बेसिक्स याद होने चाहिए। नहीं भी याद है और यदि आप हमारे सोल्यूशन को प्रॉपर वे में देख रहे हो तो वह आपके जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज मिसिंग होंगे वह ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x टू द पावर m वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज एन इवन फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो समझो इज एन इवन फंक्शन देन m इज कि तब फिर m की वैल्यू क्या होगा। तो बड़ा समझिएगा कि कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन तभी हो सकता है, कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन तभी कहा जाता है जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख लूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो किसी भी फंक्शन को हम इवन फंक्शन तभी कहेंगे जब उसके वेरिएबल की जगह पर हम माइनस एक्स रिप्लेस करें। जैसे मैंने x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया, माइनस एक्स रिप्लेस करें और माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद भी फंक्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे। यानी देखिए यहाँ पर जब मैंने x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया तो भी बड़ा ये एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि कोई भी फंक्शन x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करने पर ओरिजिनल फॉर्म में तभी होगा जब पावर इवन हो। क्यों? क्योंकि पावर अगर से इवन है तो इनपुट में प्लस या माइनस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x टू द पावर m। अब आप ऑब्जर्व करिए, मैंने कहा था पावर इवन होना चाहिए, तो बेटा ये तो नेचुरल नंबर हो गया, तो ये नेचुरल नंबर हो गया तो ये तो इवन और ऑड दोनों होगा। यानी इवन और ऑड हम बना किसको सकते हैं, x के पावर को। यानी कि बेटा यहाँ पर ये जो m है दैट मस्ट बी एन इवन इंटीजर, दैट मस्ट बी व्हाट, एन
इवन इंटीजर, यानी m अगर से इवन इंटीजर हो जाए तो बेटा यह जो फंक्शन होगा यह ऑलवेज एक इवन फंक्शन हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। सो यू कैन से दैट कि योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का मेन मोटिव होता है आपके उन बेसिक्स को चेक करना या रिकॉल करवाना जिनके बिहाफ पर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल काफी डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इफ f इज पीरियोडिक and g is a polynomial function then f of g of x is periodic और g of 2 की वैल्यू दिया है 3 एंड g of 4 की वैल्यू दिया है 7, तो g of 6 की वैल्यू हमसे पूछा है। अब बड़ा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर डेवलप करिए कि हमारे पास f of x जो है वो पीरियोडिक है। f of x जो है वो क्या है? पीरियोडिक है। ठीक है, अब अगर से मैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का इनपुट का कंपोजिशन करता हूं और मैं पॉलिनोमियल 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री का बनाता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बना लिया f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, या मैंने बना लिया f ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। अगर से मैंने इनपुट का पॉलिनोमियल लीनियर न करके कुछ और कर दिया तो बड़ा ऐसे केस में जो फंक्शन का पीरियड होगा ना, अब वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं रहा, वो फंक्शन का पीरियड डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो बड़ा ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, इसमें जब हम इनपुट डालेंगे तो इनपुट के आधार पर ये बहुत तेजी से जिगजैग वैल्यू रिटर्न करेंगे और जिगजैग वैल्यू पर पीरियोडिक बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक बात एकदम सिंपल सा बोल सकते हैं, अगर से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो दिमाग में बस इतना याद रखिए कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तभी हो सकता है जब उसका इनपुट लीनियर हो। अगर से उसका इनपुट लीनियर ना होकर कुछ और हो गया तो वो फंक्शन फिर पीरियोडिक नहीं होगा। भले ही वो फंक्शन पीरियोडिक हो लेकिन इनपुट लीनियर ना होकर कुछ और हो गया तो जो न्यू कन्वर्जन होगा वो पीरियोडिक नहीं होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। अब आप सोचो बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है। अब साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है, एकदम क्लियर अपने दिमाग में स्टेटमेंट रखना है कि सर जी बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो यह पीरियोडिक तभी होगा जब अंदर वाला फंक्शन लीनियर हो। ऐसा मैंने अभी आपको बोला, तो अंदर वाला फंक्शन यदि लीनियर हो, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि g ऑफ x इज इक्वल टू जो होगा वो होगा ax प्लस b। अब यदि मैं a और b की वैल्यू निकालूं तो काम बन जाएगा। तो बेटा a और b मतलब दो अननोन, और दो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और उन दोनों इक्वेशन को बनाने के लिए हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो g ऑफ 2 क्या दिया है? 3, यानी कि जब मैं x की जगह पर 2 डालूंगा तो आउटपुट आ जाएगा 3। तो डाल लीजिए भाई x की जगह पर 2, ये हो जाएगा g ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 2a डाला तो 2a प्लस b, और g ऑफ 2 की वैल्यू क्या था? 3। तो यहाँ से पहला इक्वेशन बन गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 1। फिर x की जगह पर हमें क्या डालना है? 4। तो भैया बेटा जब मैं x की जगह पे 4 डालूंगा तो g ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 डालूंगा मतलब 4 पुट करना है, फोड़ना नहीं है ना। तो जब मैं x की जगह पे 4 यहाँ पे पुट करूंगा बेटा तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4a प्लस b, सही है। और g ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है? 7। इसका मतलब ये हो गया, द मीनिंग ऑफ दैट थिंग इज कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 4a प्लस b इज इक्वल टू आ जाएगा 7, दैट इज इक्वेशन 2। अब बेटा हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे? नीचे लिखा मैंने 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 1। अब आप देख लो बेटा कि यहाँ पर ये जो b का कोफिशिएंट है ना, ये जो b है इसके एलिमेंट जो कोफिशिएंट है वो सेम है। तो बेटा अगर से जब सेम साइन होता है तो मैं यहाँ पर अगर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो प्लस वाला माइनस 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 हो जाएगा। बेटा b से b की लग गई। 4a में से जब 2a जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4a में से जब 2a जाएगा तो हमारे पास 2a बचेगा,
इज इक्वल टू 7 में से जब 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब बेटा यार 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाके डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2 और 2 जा कितना होता है 4, तो a की वैल्यू आ गया 2। अब इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम b निकाल सकते हैं। तो बेटा a की वैल्यू को फिलहाल हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 4 प्लस b इज इक्वल टू 3, या पॉजिटिव था राइट में जाके नेगेटिव हो गया, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 4 और 3 - 4 कितना होता है -1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -1। इस तरीके से आपको a और b की वैल्यू मिल गया। तो बेटा जब हम a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें फंक्शन भी मिल जाएगा। तो देखिए फंक्शन क्या मिलेगा, हमें फंक्शन मिलेगा बच्चा पार्टी g ऑफ x इज इक्वल टू a की जगह पर 2 रखा तो 2x, b की जगह पर -1 हो गया। सही है। अब देखिए क्या करना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है g ऑफ 6 की। तो बड़ा इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे हम लोग 6 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 -1 और 2 × 6 क्या होता है 12, तो 12 - 1 और 12 - 1 की वैल्यू क्या होता है 11। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि योर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना था कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन हो और यदि बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो कंप्लीट फंक्शन पीरियोडिक तभी होगा जब उसका इनसाइड भी क्या हो लीनियर कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, चलिए तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन 2 to the power fractional part of x plus the sin pi x plus 3 to the power fractional part of x plus cos 2 pi x। बड़ा मैंने क्या बोला था, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन हो आपके पास, at all places where you are getting 2 or more than 2 function, then first of all you will have to calculate the period of each and every function individually। सभी फंक्शन का हमें इंडिविजुअली पीरियड कैलकुलेट करना है और फिर पीरियड कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनली एलसीएम लेना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग 2 to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो बड़ा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है 1, तो 2 to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी पीरियड क्या होगा 1, तो बड़ा इसका पीरियड आ गया 1, इसका पीरियड कितना आ गया 1। ये याद करने वाला गेम है। फिर देखिए क्या है sin पाई x, बड़ा अब आप यहाँ पर सोचो हम sin पाई x का पीरियड निकालने वाले हैं, तो आपको इतना तो अच्छे से भली बात ही पता है कि sin का जो पीरियड होता है बेटा वो 2 पाई होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि x का जो कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड कर दें तो हमें उस फंक्शन का पीरियड मिल जाएगा। तो बेटा अगर से हम इसका पीरियड निकालें तो पीरियड क्या आएगा, पीरियड आ जाएगा हमारे पास, द पीरियड विल बी क्या होगा, पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ जो है पाई से पाई की लग गई, तो बेटा यहाँ पर आ गया 2। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें 3 to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 का पीरियड निकालना है। तो बेटा अभी मैंने बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर भी लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ कुछ डिवीजन है, तो यदि हम इसका पीरियड निकालें तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2। यदि इंटीजर डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन हो तो बेटा डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 2। फिर हमें किसका पीरियड निकालना है, cos 2 पाई x का। बेटा अब इसका भी देखो cos का पीरियड कितना होता है 2 पाई, और फिर यदि हमें cos 2 पाई x का पीरियड निकालना है तो जो x के साथ लीडिंग कोफिशिएंट उससे डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। बेटा 2 से 2 की और पाई से पाई की तो लग गई, तो ये आ गया 1। अब हमें क्या करना है, हमने चूंकि सारे फंक्शन का इंडिविजुअल पीरियड निकाल लिया, तो जब सभी फंक्शन का हमने इंडिविजुअल पीरियड निकाल लिया और फाइनल हमें कंप्लीट फंक्शन का पीरियड निकालना है, तो बेटा इन सबका हम एलसीएम लेंगे। तो ठीक है एलसीएम ले लेते हैं भाई, है ना, एलसीएम ले लेते हैं। तो यदि हम एलसीएम की बात करते हैं तो बेटा क्या होगा 1 2 2 1, यही है हमारे पास। और बेटा 1 2 2 और 1 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 2। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 2 to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस sin पाई x प्लस 3 to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 प्लस cos 2 पाई x का जो पीरियड होगा वो होगा 2। सो द करेक्ट आंसर इज 2। द करेक्ट आंसर इज
2। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा पार्टी। याद रखिएगा दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर बेटा आपका जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक का है। यदि आपका बेसिक्स क्लियर है तो समझ लीजिएगा कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस ए इज इक्वल टू 4 कैन हैव 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। बड़ा 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन चाहिए हमें, और 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अब बेटा जब 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं कि 4 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा कैसे, या इंटरसेक्ट करने का तरीका क्या होगा। तो बेटा उससे पहले हमको एक बात बताइए कि इस दुनिया में कोई भी नंबर हमारे पास हो, नंबर 3 ही तरीके का होगा। या तो वह नंबर पॉजिटिव होगा, और या तो वह नंबर नेगेटिव होगा, और या तो वह नंबर 0 होगा, ठीक है। इन तीनों को छोड़कर कोई चौथी पॉसिबिलिटी जनरेटेड नहीं होती। और हमें निकालना किसको है, ए बिलोंग्स टू निकालना है। तो जब हमें ए बिलोंग्स टू निकालना है, क्योंकि ए अननोन है, तो ए भी 3 ही टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। केस, मैं 2 केस बनाकर यहाँ पर आपको समझाऊंगा। केस फर्स्ट, व्हेन A belongs to पॉजिटिव रियल नंबर। ये जब किस नंबर को बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर को। तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड का जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 2 प्लस e, ये हो जाएगा ग्राफ हमारे पास। अब बेटा आप यहाँ पर अपने दिमाग की बत्ती जलाकर समझिए, a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना हो और मॉडुलस हो तो इनपुट से आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। हमें किसका ग्राफ बनाना है, मॉड x माइनस 2 का। तो बेटा मॉड x माइनस 2 जो होगा वो x इज इक्वल टू 2 पर 0 होगा। x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जब ये x इज इक्वल टू 2 पे 0 होगा बच्चा पार्टी, तो अब ऑब्जर्व करिएगा, आप बड़ा ही ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पहले मैंने मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बना लिया। ये बनेगा ग्राफ, ये हो गया ग्राफ हमारे पास किसका, मॉड x माइनस 2 का। अब ये प्लस ए है। प्लस ए का मतलब क्या हो गया, प्लस ए का मतलब ये हो गया बेटा कि हमारा जो नंबर होगा, हमारा जो नंबर होगा वो कंटिन्यूअसली जब हम किसी भी इनपुट में या किसी भी फंक्शन में हम उसके पॉजिटिव ऐड करते हैं तो ग्राफ बेटा उतना स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जब हमने प्लस ए किया तो यह ग्राफ जो होगा वो हमारा ए स्टेप अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ए स्टेप अपवर्ड शिफ्ट होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो बेटा ये ग्राफ जितना भी अपवर्ड शिफ्ट होता जाएगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा, और जितनी बार ग्राफ ऐसा बनेगा आप y इज इक्वल टू 4 का लाइन ड्रॉ करना है, मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो चाहे जो भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो आपको मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने वाले हैं। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने वाले हैं, 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यहाँ से एक बात तो श्योर हो गया कि सर जी e जो होगा वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होगा। तो जब पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होगा मतलब कि C ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, A, B और D। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द सेकेंड केस। सेकेंड केस बनाने की कोशिश करते हैं, केस 2। अब केस 2 में क्या बनाएंगे बेटा, केस 2 में हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि when A belongs to नेगेटिव रियल नंबर। अब आप सोचिए जब A नेगेटिव रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा। तो देखिए अब क्या होगा, अब यदि मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं तो ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया हमारे पास x डैश एक्सिस, और ये क्या हो गया y डैश एक्सिस, ठीक है। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है बेटा, अब हमें ग्राफ बनाना है पहले मॉड x माइनस 2 का। बना लिया, ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2। यहां पर मैंने मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बना लिया। अब बड़ा क्वेश्चन में क्या कहता है,
क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर से ए नेगेटिव है तो वह उतना स्टेप डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो बेटा यह जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ए स्टेप जब ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसने रिटर्न किया है 2,0। अब मैं ए स्टेप इसको डाउनवर्ड ले जाता हूँ। तो बेटा जब मैं ए स्टेप इसको डाउनवर्ड ले जाऊंगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी 2,e। सही है, 2,e। ठीक, अब क्या कर रहा है बेटा, अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज मॉड x माइनस 2 प्लस ए। अब एक बात और समझिए कि बेटा मॉड x माइनस 2 प्लस ए पर भी मॉड लगा है, यानी कि आउटसाइडर में भी मॉड लगा है। तो जब आउटसाइडर में भी मॉड लगा होता है तो x एक्सिस के जो नीचे वाला ग्राफ होता है ना, उसको हमें ड्रॉप करना है, यानी इस वाले पार्ट को हमें छोड़ देना है और फिर क्या करना है, इसी को 180 डिग्री एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करना है। तो बेटा जब 180 डिग्री एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ ये मिलेगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा, बेटा देखो, जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो चीज़ पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये जो पॉइंट 2,a था, दिस पॉइंट विल बिकम 2,-a। सही है। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 4 का y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी पैरेलल टू x एक्सिस। तो बेटा देखो, अगर से हमें 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन चाहिए तो ये जो y इज इक्वल टू 4 वाला लाइन है वो हमेशा 2,-a के नीचे होगा। यदि बेटा यह 2,-a के नीचे है तो यह ऑलवेज कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 4 पॉइंट पर। लेकिन यदि 2,-a के यह अपवर्ड चला गया तो बेटा यह कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पर। और हमें कितने सोल्यूशन चाहिए, 4 सोल्यूशन चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा यह जो y इज इक्वल टू 4 है वह हमेशा -a से जो है वो छोटा होगा। ये बात तय हो गया, -a से जो है वो छोटा होगा, क्योंकि छोटा होगा तभी 4 पॉइंट पर कट करेगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या फ्रेम हुआ कि -a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो बेटा जब हम दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो जो a होगा वो लेस देन क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि a बिलोंग्स टू -∞ से -4, a बिलोंग्स टू -∞ से -4। और इस तरीके से आप बोलोगे बेटा कि योर a ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका जो a ऑप्शन होगा वो एब्सोल्युटली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन था तो बेसिक, लेकिन अगर से आपको नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो बेटा आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाइएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में ग्राफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जिस भी बच्चे का ग्राफ क्लियर है उसको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन जिस बच्चे का ग्राफ क्लियर नहीं है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू इम्प्रूव देयर ग्राफ। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उद्देश्य आपके फैक्टर को चेक करना है। क्वेश्चन क्या है कि गिवन द फंक्शन f of x इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x बाई 2, तो हमें f of x प्लस y प्लस f of x माइनस y की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा वैल्यू निकालने से पहले आपको एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि a टू द पावर m प्लस n अगर से है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, अगर से एक्सपोनेंट ऐड हुआ है तो बेटा हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है f ऑफ x प्लस वाई प्लस f ऑफ x माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि जहाँ पर अब x था वहाँ पर हम x प्लस वाई और x माइनस वाई डाल लेते हैं। a टू द पावर x प्लस वाई प्लस a टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई। भैया माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 प्लस a टू द पावर अगेन x माइनस वाई प्लस a टू द पावर। बेटा जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। तो अब एक चीज़ सोचो बेटा, एकदम दिमाग की बत्ती जलाकर सोचिए कि अगर से डिनोमिनेटर फिक्स है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो बेटा देखो a टू द पावर x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y प्लस a टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस एक्स इंटू a टू द पावर माइनस वाई।
फिर प्लस ए टू द पावर एक्स इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वाई। फिर आगे क्या होगा, प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। बड़ा अब आप अपने दिमाग की बत्ती जला कर देखो, यदि मैं फर्स्ट और फोर्थ लूँ तो इन दोनों में से हम ए टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लेते हैं। ए टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो बेटा जब हम ए टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई बचेगा, तो यहाँ से बच गया ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई। फिर क्या करना है, हमको फर्स्ट और थर्ड लेना है, तो फर्स्ट और थर्ड में से हम ए टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा जब हम लोग यहाँ पर ए टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो अगेन ब्रैकेट में वही बचेगा, क्या, ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई और कंप्लीट का डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा ध्यान से देखो, यदि आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यू विल फाइंड आउट दैट कि हमें दोनों में से ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई कॉमन मिल रहा है। तो बेटा जब हमें दोनों में से ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई कॉमन मिल रहा है तो पहले वाले से बचेगा ए टू द पावर एक्स और ए टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। अब यदि हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करके लिखना चाहें, यदि हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, सही है, इनटू। बेटा जब मैंने बाई 2 को इसके साथ भेज दिया तो इसके साथ तो कुछ नहीं बच रहा, तो इसके साथ बाई 2 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एज वेल एज डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यह आ जाएगा ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आएगा एफ ऑफ एक्स और सिर्फ हमने एक्स की जगह पर वाई ही तो रिप्लेस किया है, तो ये वाला टर्म आ जाएगा एफ ऑफ y। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो बड़ा इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, इस तरीके से यू कैन से दैट कि योर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका जो ए ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो कहने का सेंस ये है कि इस क्वेश्चन को पूछने का मोटिव आपके फैक्टर को चेक करना था कि क्या आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके प्रॉपर फैक्टराइजेशन कर पाते हैं। यानी बेटा 9th और 10th के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको जब तक आपका उन पर ग्रिप नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लॉग base 3 x square minus 6x plus 11 is less than or equals to 1, then the exhaustive range of values of x is। बेटा अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास लॉग है, मैं यहाँ पर लॉग का एक ग्राफ बना लूँ। हमारे पास लॉग है, दैट वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x डैश एक्सिस, पहली बात। दूसरी चीज लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो जो फंक्शन होगा वो कुछ ये होगा, ये होगा। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 की जो वैल्यू है वो या तो 1 है, या तो 1 है और या तो 1 से छोटा है। बेटा सोचो, यानी कि अगर से log बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 की वैल्यू या तो 1 है या तो 1 से छोटा है, इसका मतलब कि इसका जो आउटपुट आना चाहिए वह 0 से लेकर 1 कहाँ पर आएगा, जहाँ पर बेस के इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 पर। यानी कि अगर से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 की वैल्यू 0 से 3 के बीच में आता है, 0 से 3 के बीच में आता है तो बेटा ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन होगा वह 1 से छोटा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले बात को कंडीशन बनाना है। तो कंडीशन क्या बनाएंगे, 0 से लेकर 0 पर ओपन रखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 पर क्लोज नहीं हो सकता। 0 से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 जो है वो 0 से लेकर 3 के बीच में आएगा। अब क्या करना है, बट आप ध्यान से देखिए, अगर से यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को आप ऑब्जर्व करिएगा ना तो यू विल फाइंड आउट दैट कि इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ac मतलब माइनस 44 और 36 माइनस 44 आ जाएगा माइनस 8, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है। अब बेटा सोचो, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर से नेगेटिव हो तो नो सोल्यूशन,
पहली बात हो गई। दूसरा बात क्या हो गया, नो सोल्यूशन वाली बात तो समझ में आ गया। दूसरा बात क्या हो गया, दूसरा बात ये हो गया बेटा कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव केस में ये ऑलवेज कहाँ खुलता है, अपवर्ड। अब ये नो सोल्यूशन दे रहा है और अपवर्ड अगर से खुल रहा है तो देखिए इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया x = 3, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये अपवर्ड खुला है। तो अब ये बेटा सोचो, इसका मतलब कि x² - 6x + 1 का जो 11 का जो आउटपुट है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब जब इसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं क्या कि इसके लिए तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। और बेटा जिस भी चीज़ के लिए ऑलवेज ट्रू है उसके लिए सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर सिंप्लीफिकेशन किसके लिए करेंगे, राइट के लिए करेंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन किसके लिए करेंगे, राइट के लिए करेंगे। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन राइट के लिए करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, ये आ जाएगा x² - 6x + 11 < 3। या पॉजिटिव था लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा x² - 6x + 11 - 3 8 < 0। अब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर कर लें तो 4 2 होता है 8, तो जब 4 2 8 होता है बेटा तो ये आ जाएगा x² - 4x - 2x + 8 < 0। तो देखिए पहले दो में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो यदि मैं x कॉमन लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा x - 4, और नेक्स्ट टू में से हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं, तो भी क्या आएगा x - 4 < 0। अब देखिए दोनों में से यदि हम चाहें तो x - 4 कॉमन लेंगे तो अनदर ब्रैकेट में बचेगा x - 2 < 0 अब बेटा आपको पता है कि जब कोई भी दो प्राइम फैक्टर 0 या 0 से छोटा हो तो जो उनके प्राइम फैक्टर का सोल्यूशन है x की वैल्यू उनके बीच में आता है। तो बेटा यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर का सोल्यूशन होगा वह 2 से लेकर 4 तक होगा। सो द करेक्ट आंसर इज x मस्ट बी लाइंग बिटवीन 2 to 4। लेकिन दोनों पे क्लोज है, दोनों पे क्या है, क्लोज, जबकि यहाँ पर बेटा ऐसा कोई भी आंसर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से दैट डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।